सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। आप सभी को महसूस हो रहा होगा, सुदर्शन चक्र चालू हो चुका है। कहने को तो कोई इधर लड़ रहा है, कोई वहां लड़ रहा है, लेकिन खेल सारा उन्हीं का है। और ये आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कॉन्टेजियस डिजीज बढ़ती है ना एक से दूसरे तक, ये हो सकता है दूसरे राष्ट्रों तक भी पहुंच जाए। और पूरा विश्व भी चपेटे में आ सकता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और इसकी संभावना पूरी थी। जब यहां से स्ट्राइक हुआ है तो हमें तो पूरी उम्मीद थी कि दूसरी साइड से रिटेलिएशन होना ही होना है, क्योंकि उनकी पुरानी हिस्ट्री है। दे हैव ओल्ड हिस्ट्री। और मैंने जैसे बहुत पहले भी आप लोगों से बताया था, तीन देश ऐसे हैं, तीन देश हमारे आसपास में। दो देश तो ये हो गए, चाइना, पाकिस्तान, और एक हमारा स्वयं का। यहां तीनों ही देशों में यदि सत्ता की भूखी कोई भी दल होता है, सत्ता का भूखा कोई भी दल है इन तीनों देशों में, तो युद्ध तो बॉर्डर पे होना ही होना है। 100% होगा। क्योंकि इन तीनों देशों की सत्ता इसी पर आधारित है। कहीं युद्ध होगा तो अपने अपने देशों को दिखाने के लिए नागरिकों को युद्ध किए जाएंगे। हालांकि हमारी साइड में बहुत स्थिति अच्छी नहीं रही। हमारे इतने सारे पर्यटक मारे गए, और अब और भी लोग मारे गए हैं। अभी तक ऑफिशियल न्यूज तो यही कहती है कि 16 है, 16 लोग मारे गए पुंछ में। अनऑफिशियल का पता नहीं। लेकिन ये बहुत ही कड़वा सच है, ये कड़वा सच। ये जो तीनों देशों की सत्ताएं हैं, ये नागरिकों की हत्या कराती हैं, सैनिकों की हत्या कराती हैं। ये बहुत कड़वा सच है ये। निश्चित रूप से बता रहा हूं मैं आपको। तो इस सत्य के साथ में अंडरस्टैंड करना होगा। अब जो आक्रमण करेगा उसका जवाब तो दिया ही जाएगा। लेकिन यदि आप इसके रूट कॉज में जाएंगे, तो रूट कॉज में बहुत घिनौनी राजनीति है, घिनौनी राजनीति। इतने हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं अभी तक, वो वास्तव में राजनीति का शिकार हुए हैं। और ये तीन देशों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और इनकी सत्ताओं का हिसाब वो उठा के देख लीजिए। सत्ता, जब जब इन तीनों देशों में जो दल हैं उनको लगता है हमारी सत्ता चली ना जाए, तो कोई ना कोई युद्ध तो छिड़ता ही है। अभी जिस देश से युद्ध चालू हो गया है, एक तरीके से युद्ध ही है। अभी पूरा डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने शब्दों में, लेकिन है युद्ध ही। अगर एक दूसरे के भीतर आक्रमण हो रहे हैं, सिविलियंस वाले प्लेसेस पे हो रहे हैं, या डिफेंस सिस्टम पे हो रहे हैं, तो फिर वो युद्ध ही है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका रूट कॉज जो है, बहुत घिनौनी राजनीति। और ऐसे राजनीतिज्ञों की मदद करने वाले भी दुर्भाग्य से इन्हीं तीनों देशों के नागरिक भी हैं। ये बात सच है, बिल्कुल। ये भी एक कड़वा सच समझना होगा। और इसका कोई अंत नहीं। अंत है, यदि तीनों देशों के नागरिक ये समझ जाए, इस सत्य और तथ्य को समझ जाए, तो ये सत्ता के लोभी निम्न श्रेणी के जो नेता हैं, ये इनकी चलेगी नहीं। लेकिन ये होना नहीं, दुर्भाग्य से होता ही नहीं है ये। और हमारे देश का तो आप हाल जान ही रहे हो, पिछले 11 साल से क्या हो रखा है। सब चुनावों के चक्कर में जगह जगह
चाहे इधर वाले देश में चुनाव हो, चाहे उस वाले देश में हो, चाहे उस वाले देश में हो, वहां सब यही ड्रामा चलता रहता है। पिछली बार भी मैंने यही बात कही थी, अगर इसके मूल कॉज में जाएंगे, रूट कॉज में जाएंगे, तो आपको बहुत दुर्गंध आएगी, बहुत बदबू महसूस होगी, घिन आने लगेगी। और हमारे देश में इस प्रकार के लोगों का सहयोग करने वाले तो पता नहीं किस प्रकार के लोग हैं, मेरे तो समझ में आता ही नहीं। उन्हें अगर आप गधा भी कहो तो भी सब बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। लेकिन दुर्भाग्य उन सब लोगों के लिए है जो लोग शांतिपूर्ण हैं। तीनों ही देशों की जनता में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते युद्ध, कभी भी नहीं चाहते। देखो, शिल्पा बहन ने भी लिखा है कि यहां भी ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि उसने पिछले सारी जगह पर उसने, देश ने आक्रमण कर रखा है, जगह 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 जगह। अभी एक मैसेज आया था जसलीन का कि जम्मू में ज्योति बहन है, उनके घर के आसपास ही कुछ ब्लास्ट हुआ है, कोई मिसाइल या कोई भी ऐसी चीज हुई है वहां पे। तो ये उनका घर आर्मी कैंप में है, तो है, बता रही थी वहीं पे आर्मी कैंप में ही मिसाइल्स आ रही है। वो तो आएंगी, आर्मी कैंप होंगे, इंपॉर्टेंट सिविलियंस प्लेसेस होंगे जहां बहुत इंपॉर्टेंस के प्लेस होते हैं जो, ये सब अब युद्ध तो शुरू हो चुका ना। अब कुछ पता नहीं, हम लोग जब तक ये सेशन चल रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ गिर चुके होंगे, और भी कुछ पता नहीं। अब तो हो गया। और अगर हम कहें इसके लिए तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं, श्री माता जी के शब्दों में। श्री माता जी के शब्दों में, आप लोग जागृत हो चुके थे, आप लोग जागृत हो, और देश की नाव डूब रही है, तो अब आप ही जिम्मेदार हो श्री माता जी की नजरों में। मैं तो खाली दोहरा रहा हूं। और अब बहुत सारे लोगों को मेरी बातें याद आ रही होंगी, बहुत पहले से मैं कह रहा था। यूट्यूब पे भी जो सुनेंगे मेरी बातें इस वक्त, मैंने बहुत पहले से कहा कि भाई इन सब चक्करों को, फालतू चक्करों को छोड़ो, गहनता में उतरकर अपने आप को तैयार करो यंत्र के रूप में, ताकि सुरक्षा की जा सके या नकारात्मक शक्तियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। संस्थागत स्तर पे तो किसी को आज तक समझ में आया ही नहीं है, अब आएगा भी नहीं। आप लोगों को समझ में आया, इसीलिए आप लोग यहां पर हैं। तो आप सब लोग अब कमर कस लो, बहुत ही खराब खराब चीजें देखने के लिए। अब कुछ परिवर्तन होना संभव ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदल सकता, अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता। अब केवल एक ही चीज होगी, जो मैंने कहा ना, सुदर्शन चक्र जो दिखाई नहीं देता, श्री कल्कि विष्णु जी का अवतार, वो किसी ह्यूमन एम्बॉडीमेंट का इनकारनेशन नहीं है, श्री माता ही बता ही चुकी हैं। उनका कार्य चालू पहले ही हो चुका था, और बहुत काल से, बहुत लंबे काल से वो एक्सपोजर कराए जा रहे थे, जगह जगह एक्सपोजर हो रहे थे पूरे विश्व में। अब ये एक्सपोजर हो चुके हैं, अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है, एलिमिनेशन राउंड। अब उसमें कौन कौन आएगा उसकी जद में कोई नहीं जानता, नोबडी नोज अबाउट इट। इस हाई टाइम में हम सबका केवल एक ही अ, कर्तव्य होना चाहिए, 24/7 मेंटेन कनेक्टिविटी, मेंटेन कनेक्टिविटी। सारी चीजों की प्रायोरिटी को छोड़कर इस कनेक्टिविटी को मेंटेन कीजिए। वैसे दुनिया भर के काम करते रहिए, लेकिन मेंटेन दिस कनेक्टिविटी, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और देखो, कहीं अगर कुछ होगा तो उसका प्रभाव सब पे ही आएगा, हम सब पे आएगा। हमारे आसपास भी अगर कोई ऐसा मिसाइल आकर गिरे, हो सकता है हम भी मर जाएं, कोई ताज्जुब की बात थोड़ी है। लेकिन कम से कम कनेक्टेड स्टेट में तो मरेंगे। कहने का मेरा मतलब है, क्योंकि शरीर से हमारा नाता इतना है नहीं। भाई शरीर मरे तो मरे, अब क्या है इसका। लेकिन कम से कम कनेक्टेड रहेंगे तो कष्टकारी स्थिति नहीं बनेगी। और ये भी पॉसिबल है
कि कनेक्टिविटी के कारण डिवाइन पावर का, महाआद शक्ति का अटेंशन आप सब पे रहे, तो आपके इर्द गिर्द का एरिया भी सुरक्षित हो सकता है। जितना आपका एनर्जी फील्ड, उतना आपका संरक्षण। लेकिन शर्त यह है कि सेंट्रल हार्ट शस्त्रार में आप परमानेंट कनेक्टेड होने चाहिए। भैया, आप आपने अभी ये बात करी तो अभी एक मैसेज आया कि वहां पे जम्मू में फाइटर प्लेन अभी गिराया है हमारी उसने। तो हम लोग कनेक्टेड है तो भैया कहीं ना कहीं एनर्जी जा रही है ना मैं तो बता ही इससे। रहा हूं आपको। और इस बात को तो श्री माता जी भी कह चुकी हैं अपने बहुत पहले के लेक्चर में। यदि एक जागृत मनुष्य होगा, तो उसके कारण अन्य लोगों को भी संरक्षण प्राप्त होगा। ये बात निश्चित है। मैं तो यही कहूंगा, अभी तक जो भी आपने जीवन जिया जिया। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि एक नया फेज शुरू हो रहा है, एक नया चरण शुरू हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने लिए जीने का त्याग कर दीजिए बिल्कुल। जस्ट लीव, लिविंग फॉर योर सेल्फ ओनली। सबसे टॉप प्रायोरिटी पूरे विश्व के लिए रखिए, अपने देश के लिए रखिए। सबसे पहले जिस मट्टी में हमारा जन्म हुआ, जिस धरती पे हमारा जन्म हुआ, सबसे पहला दायित्व तो हमारे उस स्थान के लिए है। और सेकंड नंबर पे विश्व के लिए। तो दो टॉप प्रायोरिटी आप अपने जीवन में स्थापित रखिए। बाहर से तो कुछ करना ही नहीं है। आपकी चेतना, चित्त, जागृति इसी प्रायोरिटी के अंदर स्टेब्लिश हो जाए, और बाकी दुनिया भर के आप संसारिक काम करते रहिए, कोई मनाही थोड़ी है उसमें। लेकिन जो भी अभी भी आप अपने अंदर से किन्हीं तरीके की अजीब सी लड़ाई में फंसे हुए हैं, त्याग दीजिए। उसका कुछ होना नहीं है। क्योंकि आप जिस लड़ाई के चक्कर में फंसे हुए हैं अपने मन के अंदर, या किसी से, या पारिवारिक, अभी मिसाइल आके गिरे और आपका जीवन सुहा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? उस लड़ाई का फायदा क्या होगा? और ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। 15 स्थानों पर अभी पाकिस्तान ने अटैक किया था, जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया। पर वो हमेशा से नहीं होगा न्यूट्रलाइज। अगर वो, मान लो जैसे अभी बताया मीनाक्षी ने, एक प्लेन आके गिरा है, और वो प्लेन किसी घर पे गिर जाए, किसी उस पे गिर जाए, तब भी तो मर जाएंगे लोग। ठीक है, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, या हिट कर दिया, या डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका मलबा किसी पे गिरेगा ना। तनो वजन का होता है प्लेन। कहीं भी अगर ऐसी जगह गिरा, सैकड़ों लोग भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि गिरते ही उसका फ्यूल आग पकड़ता है, गोला बन जाता है बिल्कुल आग का। वो पता नहीं कितनी चीजों को जलाकर आग कर देगा। इट्स हाई टाइम। तो हमारे पार्ट पे हमारी एक ही कर्तव्य है कि टॉप प्रायोरिटी पे हमारा, पहले नंबर पे अपना देश, सेकंड नंबर पे विश्व, और तीसरे नंबर पे ये जो षड्यंत्रकारी हैं, अटेंशन इन पे भी रहना चाहिए, जिसके कारण ये सारे हालात तैयार हो रहे हैं। ठीक है। ये तो हैं तीन दायित्व हमारे, तीन कर्तव्य। अब चौथी स्टेज में आपका अपना जीवन है। और मैं तो अब इस क्षण, इस स्थितियों में आपसे ये कहूंगा, बिल्कुल विरोधाभासी बात बोलने जा रहा हूं, एकदम जस्ट अपोजिट। जो भी मैंने तीन चीज बोली, उसके जस्ट अपोजिट बोलने जा रहा हूं, कि भीतर में एक एक पल आनंदित रहिए। तीन तो कर्तव्य हैं ये, उसमें सीरियस वाली बात नहीं है कोई ऐसी कि हम अपना जीना ही छोड़ दे। आनंदित रहिए। और जितने भी पल हमें हैं मिले हुए, भरपूर जीना जी, इसको जिए, भरपूर जिए इन पलों को। ये ना सोचे भाई अच्छा कल जी लेंगे, परसों जी लेंगे, पता नहीं कल आएगा नहीं आएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोग तो पंजाब में बैठे हैं बहुत से लोग, हम दिल्ली के पास बैठे हैं, और दोनों ही टारगेट हैं ऑलमोस्ट। अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की, तो दिल्ली टॉप, टॉप टारगेट तो दिल्ली है। और इसकी रेडियस में जो भी आएगा उसका हो जाएगा कांड ही बिल्कुल। तो इसलिए जितने पल मिले हमें, उसे आनंद के साथ बिताएं। और जो भी झगड़ा फसाद अपने मन में,
किसी सदस्य से चल रहा है, उसे 1 मिनट में छोड़ दीजिए, फॉरगेट इट। अब वो समय ही नहीं है आपके पास उन चीजों को सुलझाने का, टाइम ही नहीं बचा। अगर कोई चीज आके गिरी और हमारे धीरे धीरे प्राण निकल रहे होंगे तो हम समझेंगे हमने अपना समय बेकार ही व्यर्थ कर दिया। तो मैं तो ये कहता हूं, हाई टाइम है, जितना समय मिले अपने भीतर के आनंद को बनाए रखिए। जो मोमेंट आपको जीने का मिल रहा है उसे भरपूर जिए, क्योंकि पता कुछ नहीं। और माँ आदिशक्ति का संरक्षण है, नो डाउट, पर उनका स्वरूप क्या होगा संरक्षण का? क्योंकि माँ ने तो ये कहा है, परम पिता परमेश्वर जो भी करते हैं आपकी जीवात्मा की भलाई के लिए करते हैं। अब पता नहीं हमारी जीवात्मा की भलाई हमारे जीवित रहने में है या मरने में है, ये तो वही डिसाइड करेंगी। अब हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। कौन डिसाइड कर सकता है ये? तो अपने आप को स्वतंत्र रखिए और आनंदित भी रखिए, इन 3 प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मेरा तो यही कहना है। आपको याद कीजिए, जब ये 400 नंबर का सेशन पूरा हो रहा था तो हमने आपसे कहा था मेडिटेशन नहीं होगा, याद आया? उसके बाद से जो सेशन चले तो उसमें क्या था, बहुत छोटी छोटी वो बातें जो हमारी ग्रोथ में बाधक थी, हम सब लोग उन सब आपस में बातचीत करते रहे उन सारी बातों का। ठीक है, अब वो फेज भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट फेज है इधर या उधर वाला। यदि इस फेज में आप ग्रो नहीं हो पाए तो फिर उधर, और हो गए तो इधर। अब कुछ बीच का वाला रास्ता नहीं है। तो पूरी शक्ति के साथ अभी भी जितनी सांसें हैं हमारे पास, हमें मालूम नहीं, इस देश की स्थिति को देखते हुए, तो उसमें अपने ऊपर केंद्रित भी करना है हमें, ताकि हम हर प्रकार की चीजों से मुक्त रह सकें और मुक्ति में हर पल का आनंद लेकर वर्तमान में स्थित रहे। ये इंपॉर्टेंट है आज की तारीख तारीख में। तीन तो हमारे कर्तव्य हो गए। ये तो हमारे एक कहना चाहिए परमार्थ वाले कर्तव्य हैं, यानी कि ग्लोब के लिए हैं, कंट्री के लिए हैं। ठीक है। और चौथा कर्तव्य हमारी खुद की, जो हमें शरीर मिला इस चेतना के उत्थान के लिए, चौथा कर्तव्य वो है। लेकिन ये इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। तो उसके लिए भी पूरा फोकस होके देखें मैं किन किन चीज में अटक रहा हूं या अटका हुआ हूं। अब समय ही नहीं है देखने का कि कहाँ अटक रहा हूं। जहां भी अटको लात मारो उसको और बाहर निकलो उससे। अब ये चिंतन मनन और विश्लेषण का भी समय खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया समय। अगर लग रहा है अटक रहे हो, एक लात मारो और बाहर आओ निकल के उससे। ये भाड़ में जाए, ये सब चीजें मुझे नहीं लेना देना, मुझे इनसे ऊपर उठना है और मुझे उसमें अटकना ही नहीं है। अगर नहीं कर पाए तो बहुत कष्टकारी होगा। आपके हाथ में, आपकी मर्जी है, इट इज योर चॉइस। अब ये उनका भी समय नहीं है ये सब चीजों का, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसका ये सब जीरो हो चुका, बिल्कुल खत्म है। तो ये बहुत अंडरस्टैंड करना है विवेकशीलता के साथ कि जो समय है इसको समझना होगा और इस समय का फायदा उठाना होगा। और अब तो ये समय ऐसा आया है कि एक एक पल का लाभ उठाने की जरूरत है। लाभ इंटरनल ग्रोथ के लिए है और लाभ इस पल का भरपूर आनंद उठाने के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी परेशान होकर सीरियस हो जाए और आनंद उठाने से वंचित रह जाए। जैसा भी जहां से जो आनंद प्रसन्नता मिल रही है उसको मिलने दो और अपने माइंड को उसमें मत अड़ाओ, बिल्कुल भी 1% भी माइंड मत अड़ाओ। न जाने कब क्या हो कोई नहीं जानता, ये बात पक्की है। तो ये मेरा कहना है। और आप जानते हैं पिछली बार से एक क्लियर कट बात कही है कि जो रोने धोने वाले सोच वाले हैं कृपया इस जूम सेशन से दूर रहें।
उनकी जरूरत इस जूम सेशंस को बिल्कुल भी नहीं है। अब तो खैर, मैं ये आप लोगों से लिए वैसे नहीं कह रहा था। अब जब ये पब्लिश होगा तब तो बहुत देर बाद पब्लिश होगा, लेकिन फिर भी क्या पता तब कौन सा समय हो। हम में से कोई हो ना हो ये भी तो नहीं पता। जब ये पब्लिश होगा, हमें नहीं पता हम में से कौन जीवित होंगे या नहीं होंगे, जो हालात चल रहे हैं। चलो, अगर YouTube का सिस्टम बचा रहा तो हमारी बातें सुन के लोग हंस भी लेंगे कि देखा, ये लोग थे सीमाताई के बच्चे, मौत सर पे खड़ी है फिर भी जिंदा दिली से आनंद ले रहे हैं। अब परेशानी कोई नहीं है बिल्कुल भी। याद तो रहेंगे आप लोग सब लोगों को। और अगर बचे रह गए तो फिर तो और बढ़िया होगा। अब तो पता कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं पता। सबके दोनों साइड में बहुत डेंजरस वेपन है, दोनों साइड में। यहां पे भी बहुत खतरनाक वेपन है, वहां पे भी बहुत खतरनाक वेपन है। और दूसरा देश आत्मघाती स्वभाव वाला देश है, आत्मघाती। और उनके लिए तो एक लाइन आती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो तो ऐसे लोग हैं जो बम बांध कर ब्लास्ट कर सकते हैं भाई, उनका कोई भरोसा नहीं क्या कर दें। हालांकि हमारे अभी एक और आ रहा है, तनु ने मैसेज दिया अटैक हो रहे हैं जालंधर भी, अभी आवाज आई। लो भाई, क्या बढ़िया समय है देखो। इस अटैक के बीच में हमारा सेशन चल रहा है, ये भी याद रहेगा दुनिया वालों को। अगर ये अपलोड हो पाया तो कभी कभी पता लगा यहीं आके गिर जाए और मैं भी राम प्यार, आप लोगों ने देखा, हो गया काम। राम नाम सत्य हो गया यहीं बात करते करते। तो कह नहीं सकता। वैसे जसलीन है, अपलोड कहीं ना कहीं से कर ही देगी या नया चैनल बना लेगी। भाई जसलीन, पहले ही कह रहा हूं, नया चैनल बनाने ला, जो भी तुम पे मटेरियल है दोबारा डाल देना उसमें। हाँ जी। पता कुछ नहीं है भाई। और ये सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। देखो, हम लोग कहते हैं सर्टेनिटी, वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। सर्टेनिटी किस आधार पे है? आपकी जो डेटा है, कैलकुलेशन है, उसके आधार पे आप सर्टेनिटी मानते हो, जो कि एकदम रिडिकुलस है और एकदम भ्रम है। कोई सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है। अब हमारी सर्टेनिटी का जो टेम्परामेंट है कैलकुलेशन के हिसाब से, ये जो समय है ये 100% अनसर्टेन है। तो इसीलिए मैं इस समय को कहता हूं बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि राइट एट दिस मोमेंट वी ऑल आर 100% सरेंडर्ड टू द गॉड, कि भगवान जी ठीक है, मरना होगा मर जाएंगे, वरना मजे ले ही रहे हैं हम। ये सरेंडर्ड है स्टेट। आप सब जानते हैं कहीं भी कुछ भी हो सकता है इस वक्त। जो उस रेंज के आसपास रह रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा प्रोन है ही, पर दूर वाले भी उतने ही प्रोन है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी लंबी लंबी मिसाइल भी हैं। मैंने सुना था एक गौरी मिसाइल है, वो भी 8-10 हजार किलोमीटर तक की मार कर सकती है। हमारे पास भी ब्रह्मोस मिसाइल है जो 11 हजार किलोमीटर तक की मार कर सकती है। लेकिन जिस देश से झगड़ा चल रहा है उसमें तो मुश्किल से कितना गैप होगा, दिल्ली तक 700-800 किलोमीटर का हार्डली, 600-700 किलोमीटर का हार्डली। तो 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी यहां काम कर जाएगी, कुछ पता नहीं। तो इसलिए बेस्ट टाइम भी है, क्योंकि जब जब सरेंडर, जब, क्या कहना चाहिए, सरेंडर को क्या बोलते हैं भाई, समर्पण। जब समर्पण 100% हो तो आप 100% डिवाइन से कनेक्ट होते हो, और आप होते हो डिपेंड डिवाइन डिस्क्रिशन के ऊपर, आप पूरी तरह निर्भर होते हो। और यही स्टेट सबसे ब्यूटीफुल होती है, सबसे ब्यूटीफुल। इंसान की एक मूर्खता यह है कि वो मेंटल कैलकुलेशन से अपनी सिक्योरिटी या अपनी सर्टेनिटी को इवेल्युएट करता है। इट इज ए फुलिशनेस। अगर युद्ध नहीं भी है तब भी अनसर्टेनिटी है, कोई नहीं पता किसी को भी। लेकिन हमारी आदत है कि भाई नहीं, कोई विशेष स्थिति में ही हम सोचेंगे कि भी तो अनसर्टेनिटी हो गई है। तो इस कारण से हम, जब अनसर्टेनिटी की एक्सट्रीम हो जाए तो आप सरेंडर होते हो।
क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, नथिंग इज इन योर हैंड। तो इसी वक्त वो समर्पण के पुष्प खिलते हैं, और जब समर्पण के पुष्प खिलते हैं तो साक्षात एकाकारिता स्थापित हो जाती है ना। और उसके बाद क्या होता है? आपके माध्यम से डिवाइन कार्य करने लगते हैं। अगर राइट एट दिस मोमेंट आप बिल्कुल शून्य अवस्था में हैं, ठीक, और समर्पित भी हैं अंदर से, बिना किसी फियर के, बिना किसी ऐसी निगेटिव फीलिंग के, तो अभी आप जहां भी बैठे हैं वहां से बैठे बैठे आपके द्वारा, आपके माध्यम से डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शून्य अवस्था में। शून्य का मतलब है आप उनके आड़े नहीं आ रहे। यू आर नॉट बिकमिंग ऑब्स्टेकल इन बिटवीन यू एंड डिवाइन। पॉइंट टू बी नोटेड। शून्य का मतलब है आप परम शक्तियों के बीच में आड़े नहीं आ रहे हैं, और परम शक्तियां आपके माध्यम से सक्रिय हो रही हैं। और इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि इस वक्त तो बिल्कुल अल्टीमेट शून्य रहना है, जब तक भी ये सब चलता रहे, और इसके रुकने के चांस कहीं नजर नहीं आ रहे। कोई चांस नहीं कि आसानी से रुक जाए ये तो मल्टीप्लाई होने वाली है हर चीजें, मल्टीप्लिकेशन होंगे। अगर शत्रु देश हारने पे आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा वो लॉस्ट करने जा रहे हैं, मतलब लूज करने जा रहे हैं, तो सबसे घातक हथियार न्यूक्लियर वेपन का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था, उसने विशेष अधिकार ले रखा है, उस देश ने, सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने का। अपने आप को बहुत पहले उसने दर्शा दिया था कि हम बहुत कमजोर देश हैं, यदि हम पे अटैक होगा तो पहले हमारा अधिकार है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें। अब वो इतना घातक है कि आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हिरोशिमा पे एटॉम बॉम्ब गिरा था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। तब 80,000 लोग मारे गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे। वो तो एक ही ब्लास्ट के बाद हुआ था, लेकिन ये इतना घातक है कि इसके ब्लास्ट होने के बाद जो इसका इम्पैक्ट है, उससे जो एक पल्स जनरेट होती है, उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता चला जाता है। यानी कि उसकी थ्रस्टिंग फोर्स प्लस रेडिएशन बहुत ही घातक होती है। ये बताया जाता है कि यदि ये फूट जाए, हमारा शरीर मोमबत्ती के मोम की तरह मिनट भर में मेल्ट हो जाएगा, उसकी इतनी हीट जनरेट होती है। मतलब ये एक घटनाक्रम है, इसको स्वीकार करना होगा। और फिर सरेंडर की, ठीक है परमेश्वरी, हमें क्या पता हमारा जीवन कितना है, आप जानो। हम तो अपने कर्तव्य से बंधे हैं। जैसे हमारे शूरवीर फ्रंट पे मौजूद हैं, जो उनसे हो रहा है कर रहे हैं। हमारे एक दो तीन जने शहीद भी हो चुके हैं हमारी फोर्सेस में से। अभी बाकी खबर पूरी आ नहीं रही है, जितनी आई हैं जो हमारे पास वही खबर है जो आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक आज हुई थी एक कल हुई थी, उससे पता लगा है। बाकी बाकी न्यूसेंस आ रहा है, न्यूसेंस की तरफ मत ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके जो, जिसे कहते हैं ना, गुलाम चैनल वालों ने गंद मचाया पड़ा हुआ है 22 तारीख के बाद से, आपने देखा ही होगा। मैं तो खैर देखता ही नहीं, 2016 के बाद से तो मैंने देखा ही नहीं चैनल। ये तो बहुत वाहियात लोग हैं, सच्चे देशद्रोही हैं ये, सच्चे देशद्रोही हैं ये लोग जो ये काम कर रहे हैं।
गंद फैलाने का। बाकी खबरें तो आती रहेंगी, लेकिन एक तथ्य है कि ये समय है भी, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम देखें, स्पिरिचुअली ये समय बहुत सुंदर भी है। जिसमें सरेंडर नहीं आया है, तो उसके सरेंडर के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है। हालांकि ये फोर्स फोर्स सरेंडर होगा, खुशी वाला नहीं है, लेकिन एनीवे सरेंडर तो सरेंडर है। अब एक होता है आपकी जागरूकता के साथ सरेंडर आ रहा है, एक है कनपटी पे किसी ने पिस्तौल लगा दी, ये जो घुटनों पे, तो सरेंडर वो भी होता है, पर वो फोर्स सरेंडर होता है। जो फोर्स सरेंडर होंगे इस वक्त, अगर वो थोड़ा मौसम ठीक होगा तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए थे, जिस जगह फंसे हुए थे दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन जो स्वेच्छा से पूरी जागरूकता के साथ सरेंडर हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो यथावत रहेंगे। ये बात भी तय है। अब आप देखो ना, जब मृत्यु बिल्कुल दरवाजे पे आ जाती है, तो इंसान कहता है ठीक है, अब मृत्यु तू तो आ ही गई है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो समर्पण है। तो पर वो बात बनती नहीं ना, उस समर्पण से कुछ लाभ नहीं होता चेतना को। शरीर तो छूट जाता है, पर चेतना में वो वैसा का वैसे ही रहता है। और वो जब तक दोबारा जन्म नहीं होता वैसे ही धक्के खाती रहती है चेतना। जन्म लेने के बाद भी फिर चेतना की चेतना में वहीं से ही शुरू होती है यात्रा। तो इससे कुछ बात नहीं बनती। मजा इस बात का है कि पूरी जागृति के साथ होशो हवास में बिना किसी मजबूरी के हम सरेंडर्ड हों। और एक तकलीफ दे बात आदि माँ के लिए भी है, जो सरेंडर्ड नहीं है उनसे वो काम ही नहीं ले सकती, वो काम ही नहीं ले सकती। अब बहुत से महामूर्ख ये कहेंगे हम तो बहुत काम करते हैं रियलाइजेशन का। अरे रियलाइजेशन का काम काम नहीं है आज की तारीख में। वो पहले के लिए था, आज की तारीख में तो निगेटिव पावर्स के एलिमिनेशन के लिए आपको इस्तेमाल करना था मां आदि शक्ति ने। और आप लगे पड़े हो रियलाइजेशन देने में, तो आप तो मिसफिट हो। आप कहाँ इसके योग्य हो कि वो आपसे कार्य ले सकें। क्योंकि असली जो पावर्स का माध्यम बनना था, कि आप उनका माध्यम बनकर उन निगेटिव फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने में उनका सहयोग करें, तो वो तो वही लोग हैं जो सरेंडर हैं, जो शून्य हैं। अदरवाइज तो वो ले ही नहीं सकती। यही कारण है आज हमारा विश्व काल के गाल में समाने जा रहा है, धीरे धीरे करके, लगातार। क्योंकि जिनको उन्होंने जागृत किया, वो तो अपने ही अपने चक्रों में लगे रहे, कुछ चिंतन ही नहीं किया आखिर उन्होंने क्यों दिया हमें ये सब। अपने ही चक्करों में उलझे रहे सारे दिन, कभी इसमें कभी उसमें। जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही बाद में भी कर रहे थे। बल्कि और उनको और उन्होंने एक माध्यम बना लिया माँ आदि शक्ति को, कि भाई हमारी घर बार सब देख लो, हमारी को अच्छी अच्छी चीजें कर दो, हमारे को धन दे दो, फलाना ढिमाका दुनिया भर का, और मजबूर कर दिया उन्हें। उन्होंने तो गहराई की तरफ काम किया ही नहीं। अगर काश 1970 से लोग समझकर गहनता को पाए होते, तो ये दुर्दशा पूरे विश्व की नहीं होती। कोरोना जैसे टुच्ची सी चीज का भी आना नहीं होता। ये षड्यंत्र ही नहीं हो पाता, हकीकत है ये। क्योंकि इतने सारे लोग अगर जागरूक होते, वो शून्य को स्थापित कर चुके होते अपने अंदर, तो माँ आदि शक्ति ये सब होने ही नहीं देती, सारा विनाश। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई घेत। अब जो इस तरफ आ गए हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, उनको तो बेनिफिट रहेगा। जो नहीं आए हैं तो उनको तो बस क्या बोले, फेयरवेल दे दो भाई। फेयरवेल इसलिए कह रहा हूं कि शरीर से मरे ना मरे, चेतना के स्तर पे तो मर चुके। सच्ची बता रहा हूं मैं, एक कड़वी सच्चाई है ये। चेतना के स्तर पे तो मरत ही है ना वो लोग।
जिन्होंने 25 30 साल 40 साल बर्बादी कर दी है किसी चक्कर में ही नहीं। पिछली बार आपने कहा देखा होगा, मैंने कहा था, मैंने अपने फेसबुक पे भी लिख के भेज दिया कि अगर कोई मेरे को ऐसा इंसान ना तो रिक्वेस्ट करे फ्रेंड रिक्वेस्ट, और जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट करे वो अपने प्रोफाइल को बिना लॉक करे करे, वरना मैं उन्हें ऐड नहीं करने का। जिनकी प्रोफाइल लॉक होगी मैं उन्हें बिल्कुल भी ऐड नहीं करने जा रहा, क्योंकि ये नहीं पता कौन है अंदर से, क्या कचरा कूड़ा करकट भरा हुआ है उन्होंने अपने पास में, ये भी तो नहीं पता ना। एक अजीब सा रिवाज है। चलो महिलाओं का तो समझ में आता है प्रोफाइल लॉक करने का, मैंने तो देखा है इतने सारे जेंट्स लोगों ने भी प्रोफाइल लॉक कर रखी है। भाई तुम्हें क्या मुसीबत आने वाली है? अजीब पागल है लोग, सेंसलेस क्रीचर। महिलाओं का समझ में आता है फोटोज का दुरुपयोग होता है, नो डाउट, पर पुरुषों का क्या दुरुपयोग होने वाला है भाई? तुमने क्या अपनी फेसबुक प्रोफाइल में खजाने छुपा रखे हैं जो तुमने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर रखा है? कई लोगों ने भेज रखी है मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट, पर मैं उन्हें किसी को ऐड नहीं करने वाला। मैंने लिखा भी है, दोबारा लिख दूंगा, एक बड़ा सा रेड कलर का स्टिकर डाल दूंगा कि जो भी आए अपनी शक्ल दिखाएं, क्योंकि आजकल बड़े सारे लोग सक्रिय हो रहे हैं। ट्रोल आर्मी वाले भी बहुत घूम रहे हैं ना आजकल। ये जो चमचा ब्रीड नहीं है इनकी, यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की, ये हर सच बोलने वालों के पीछे हजारों की संख्या में आ जाते हैं और गाली गलौच गंदी गंदी गालियां लिखते रहते हैं। हमें किसी चीज से फर्क तो नहीं पड़ता, अननेसेसरी डिलीट करना पड़ेगा सबको, एक काम तो बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए क्या कहते हैं वो, ना नौमन तेल होगा ना राधा रानी नाचेगी। अब सर प्रिकॉशन, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। टाइम नहीं है ना इस वक्त, ये हाई टाइम है। अब हम उसकी पोस्ट को डिलीट करने में लगेंगे, कहाँ समय रखा है इन बातों का, मूर्खों का। तो बिल्कुल चमचा पार्टी है, 2 2 रुपल्ली वाले हैं ये, हर पोस्ट के 2 रुपए 3 रुपए मिलते हैं इन्हें। ये तो बेचारा हाल हो गया है देश के जब। एक हमारे सज्जन आए हमारी पोस्ट पे, एक सज्जन आए, क्या नाम है उनका, श्री कृष्ण अदलखा जी। मीनाक्षी ये वही वाले अदलखा जी हैं या कोई और अदलखा जी हैं ये? भैया ये गाजियाबाद वाले ही है, सरंजीत भाई और अजय भाई अच्छे से जानते हैं इनको। अच्छा, मुझे ये नहीं पता है, मैं एक्चुअली अदलखा कोई और भी हो सकता है ना सरनेम। नहीं भैया, वो थोड़े से सन की है, वो कहीं भी किसी से भी भिड़ जाते हैं वो। नहीं, भिड़ने की बात तो नहीं। अब पोस्ट वो पे गलत लगे सही हैं। की भैया पहचान नहीं है उनको बिल्कुल भी, अब मैंने जब भी पोस्ट मैंने पे, इतना नोटिस किया है। दे दी आधा किलोमीटर लंबी पोस्ट। क्या है, चलो मैंने कहा देखो बड़ी काम की चीज, ओहो, कूड़ा करकट भरा। आधा किलोमीटर तो फिर उन्हीं की होगी, आधा किलोमीटर उनकी ही रहती है, हाँ आधा किलोमीटर उन्हीं की होगी। हाँ। भैया वो और बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव नेचर के हैं, वो कहीं भी सेंटर में हो, कहीं भी किसी से हो, उनका अपना ही चलता है। वो सोचते हैं मैंने जो सोच लिया, जो मैंने कर लिया वो सही है, दूसरा बिल्कुल बेकार। एक बात बताऊं, अगर वो अपना सोचते होते फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता। वो तो सारा डेटा भरा हुआ है कूड़ा, लेफ्ट आज्ञा का डेटा उठा के पटक दिया वहां पे। मतलब पागल जैसे लोग, मतलब क्या करने आए हो, क्यों कर रहे हो भाई तुम? फिर मैंने लिखा, मैंने कहा महाशय जी, ये लंबी पोस्ट आप अपनी प्रोफाइल पे क्यों नहीं करते? अपना टाइमलाइन है उस पे लिख दो ना, आपकी आइडियोलॉजी जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस कूड़े को कोई पढ़ेगा नहीं। अब हमारी प्रोफाइल ऐसी है कि अगर कुछ पोस्ट आएगी तो उसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने सोचा मेरी बातें हाईलाइट हो जाएंगी इस बहाने। मतलब कैसे पागल टाइप के लोग हैं यार, बाई गॉड मुझे हंसी आती है बिल्कुल। भैया हम तो सालों से देख रहे हैं उनको, जनरल कपूर अंकल के साथ कभी आर्गुमेंट्स होते थे, कभी उनका कोई बनर्जी भैया एक थे उनके साथ हो जाते थे। मतलब नोएडा सेंटर में तो भैया वो हमेशा किसी ना किसी के आर्गुमेंट्स में ही फंसे होते थे वो। लेकिन आर्गुमेंट की नीड क्या है? मान लो, भैया वो माइंड ओरिएंटेड कोई। किसी ने कोई पोस्ट डाली है, मैं भी देखता हूं बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं लगती उसकी पोस्ट पे जाके कुछ लिख दें।
अरे ठीक है, उसकी जो समझ है उसने लिख दिया, हम क्यों उसमें अपना दिमाग घुसाएं उसके अंदर। पहले मैंने सोचा पूछ लूं कि वही वाले अदल लखा जी हैं कि इनकी बहुत नाम लिया जाता है, या कोई और है ये। और भैया वन तो एंड ओनली वन ही है अब तो लखा जी। हालत ये है, जो क्वेश्चन कर लेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। अब कोई मतलब क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है। भाई क्वेश्चन कर क्यों रहे हो? आपको पढ़ना है, समझ में आया आया, क्वेश्चन करने का क्या पॉइंट है फिर उसपे, पोस्ट के ऊपर क्या मतलब है क्वेश्चन करने का? और खास तौर से उन लोगों को बहुत भयंकर तकलीफ होती है यदि वो पोस्ट कहीं ना कहीं राजा जी के आसपास हो जाए, तो फिर तो उनके तो कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाते हैं वो भी अपने। अब एक और महाशय थे, राजेश जायसवाल। ठीक है जी, वो बहुत पुराने फ्रेंड लिस्ट में थे। अब पता नहीं मैंने कौन सी पोस्ट डाली थी। अब पोस्ट तो डाली है अभी की, वो पूछ रहे हैं कश्मीर में जो संघार हुआ था उसका क्या जवाब है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, टक, ब्लॉक। अरे तुम्हें जवाब चाहिए, गूगल उठाओ, स्टडी कर लो। हम क्या पागल है तुम्हारे ये आंसर देने के लिए, मूर्खों वाले पागल कहीं के लोग। अभी भी वो राजा जी किस उसमें ही लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या करना है हमें? ये लोग ये लोग हैं गुलाम, मेंटल स्लेव जिसे बोलते हैं हम, हकीकत में। इनका कुछ नहीं हो सकता। और इनका एक चीज होने वाली है, मैंने बोला ना अभी सुदर्शन चक्र चल चुका है। बस सुदर्शन चक्र में ये नहीं दिखाई देगा कि कोई मर गया और कोई हो गया। सुदर्शन चक्र बहुत सारी प्रॉब्लम भी देता है, लाइलाज प्रॉब्लम। ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी जो सुलझने की नहीं है। ये भी सुदर्शन चक्र का काम है। पांचों की पांचों एलिमेंट के द्वारा भी हनन करेगा। जितनी भी जितने प्लैनेट्स की पावर है उनके द्वारा भी डिस्ट्रॉय करेगा। जितनी भी, ये समझ लीजिए, एक नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स हैं उनके माध्यम से भी उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। ये बहुत सारे इसके काम हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें दिखाई दे रहा है ये लोग मर गए, खून निकल आया, गर्दनें कट गई, ऐसा नहीं है, सारे काम होंगे इसमें। और ये आप सब देखोगे धीरे धीरे करके, चारों तरफ देख पाओगे। पर कब, अगर हम जिंदे रहेंगे तब, ये भी नहीं पता। अभी कोई मिसाइल आ रही हो। तो इसलिए फ्री हो गए। अब आज से आप सब फ्री हो, मस्ती मारो, पता कुछ नहीं। नहीं, हमारे जांबाज सैनिक जो होते हैं जब बॉर्डर पे होते हैं तो खूब मस्ती भी मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कौन सी मोटार का शैल आके गिरेगा और कौन सा क्या होगा, कुछ पता नहीं। और यहाँ भी ऐसी स्थिति है अब ये, कल सुबह भैया तक है। जिस दिन से पहलगांव में हुआ है और फिर उसके बाद जो ये सिचुएशंस बन रही थी, भैया इतना मतलब अंदर आक्रोश था इस गवर्नमेंट के लिए भी, प्लस टेररिस्ट के लिए, प्लस जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में इतना काम कर रहे हैं। मतलब एक सिंपल सी जिंदगी नहीं जी सकते, प्यार से रह नहीं सकते, कैसा इंसान का मतलब हो गया है। और जिस दिन ये अटैक शुरू होने वाला था उस दिन तो भैया बहुत रेस्टलेसनेस थी, मतलब कि क्या, मतलब अंदर से ना सिस्टम बोल रहा था कि कुछ बहुत हो रहा है। मतलब अजीब सा होने वाला है, कुछ ये शुरू होने वाला है करके। सिस्टम सभी का मेरे को लग रहा है कि हम लोगों को ये हम्म। फील हो रहा था ये सब। आज 8 तारीख हो गई, और 22 से लेके 30 तक 8 दिन हो गए, 16 दिन हो गए मैं सोया नहीं हूं ढंग से। ये सोच लो आप। हाँ भैया सेम भैया यही। सोना नहीं हुआ, क्योंकि हाई टाइम है, और इसके लिए बहुत अपने आप को साधने की जरूरत है। और अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से, जो हमारे डिवाइन ने दिए हैं हमें कर्तव्य, उनको बहुत ध्यान से फोकस करने की जरूरत है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टाइम। साथ में अच्छे से जीना है। अगर आप आज आनंद लेने जा रहे हो, और आप स्किप करके सोचो नहीं कल कर ले लेंगे आनंद, नहीं, अभी ले लो, कुछ भरोसा नहीं कल का।
हर मोमेंट और लिव कल जो करो, आनंद पता लेना है नहीं। वो कल हम्म। वाले आनंद के हिस्से में आए। आज वाले आनंद को कल लेने की मत सोचो, ये भी मैं साथ में बता रहा हूं। जो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटेन कनेक्टिविटी। और अटेंशन में, अवेयरनेस में ये सारी चीजें होनी चाहिए परमानेंट, कि ये सब चल रहा है। और हमारी सारी एनर्जी इन नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने में ही कंज्यूम होनी चाहिए। सारी एनर्जी, जितनी भी हमारे पास एनर्जी है, वो कंज्यूम हो इनको न्यूट्रलाइज करने में। अब कोई कहेगा कैसे करें? फिलहाल का तो जो हाल फिलहाल का जो एक टारगेट है हम सबका, वो ये है, उधर से जितने भी घातक हथियार आ रहे हैं या आएंगे, पहले ही डिफ्यूज होने चाहिए। हमारा टेंशन उन पे फोकस होना चाहिए कि जो भी हथियार भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से डिफ्यूज हो जाएं, नष्ट हो जाएं रास्ते में ही, और कोई हताहत ना हो हमारे इधर का। क्लियर कट बात, ये सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है, 100%। ठीक है। दूसरी चीज इसके इस हम्म। दूसरी चीज, जसलीन जरा बंद करना, अजीत भाई के यहाँ से शोर आ रहा है बहुत। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट दूसरी चीज ये है, अब देखो भूल गया ना मैं इस चक्कर में, जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं उनको जागरूक होना चाहिए कि उनके घर का शोर इस कलेक्टिव में ना आए। इट इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क। दूसरी चीज मैं बताने जा रहा था, भूल गया, बहुत मैं एक इंपॉर्टेंट थी। काम करती हूँ, मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ, परमिशन से ही अनम्यूट होगा, फिर ऐसे दिक्कत होगी। हाँ, गलत बात है ना कि देखो एक इंपॉर्टेंट चीज में एकदम मिस हो आपको गई। म्यूट, एक सेकंड। अगर हमें अभी भी अगर हम इतने साल में, 5 साल में इतने भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हुए कि जब हम जहां बैठे हैं वहां अलर्ट रहें कि यहाँ चल क्या रहा है, तो फिर आई एम सॉरी टू से, इट इज वेरी सैड। यू शुड बी वेरी अटेंटिव कि हो क्या रहा है, इसके लिए अटेंटिव तो होने चाहिए ना हम। वही वाली बीमारी होती है ना सबको कि टेक इट ग्रांटेड, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। अब कोई दुर्घटना हो गई तब मेरी बातें याद आएंगी कि टेक इट ग्रांटेड होने से कितना लॉस हुआ। दूसरी क्या बात बता रहा था, मिस हो गई। आप ये बता रहे थे, आप बता रहे थे कि वहां की मिसाइल्स को हमें डिफ्यूज हाँ, करना है, पहले डिफेंड पहला करना है, कर्तव्य। हमारा फोकस वहां से आने वाले हथियारों और शस्त्र वस्त्र अस्त्रों पे होना चाहिए। चाहे मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो बॉम्ब हो जो किसी प्लेन से छोड़ा जा रहा है। अब पता नहीं कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमें ये देखना है कि एक शील्डिंग होनी चाहिए, शील्डिंग, जहां से वो उनका ये अस्त्र आ रहे हैं, जिस जगह से वो छोड़ रहे हैं उसी जगह शील्ड होनी चाहिए। सारी एनर्जी शील्ड की तरह काम करे कि वो वहीं फट जाए, जहां से छोड़े गए हैं वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए वो। ये वाली चीज, हमारा फोकस इस चीज में होना चाहिए। एक पूरी, एक बहुत बड़ी चादर, स्टील से भी बहुत मोटी चादर समझ लो, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, वो एनर्जी की इतनी मोटी चादर हो कि कोई भी उस चादर को पेनिट्रेट ना कर सके। और वो धरती से लेकर, समझ लो अंतरिक्ष तक की, मान लो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की एनर्जी की ऐसी चादर मेंटेन करनी है जिसके पार कोई भी ऐसी चीज आ ना पाए। वी विल ट्राई, कोशिश करें, फोकस में रखें। और मां आदि शक्ति, उनकी सारी शक्तियां इस कार्य के लिए तैयार बैठी हैं। बस हमें उस चीज को महसूस करना है, यस, दिस इज हैपनिंग, हमारी साइड से ये सब हो रहा है। इसके लिए 2 मिनट के लिए कार्य करते हैं ऐसे ही। चाहे कोई महामूर्ख यूट्यूब वाला ये कह दे कल्पना, तू अपनी कल्पना को लेके बैठा रहे भाई, तू अपने ज्ञान को लेके, हमें नहीं चाहिए तेरा मूर्खों वाला ज्ञान। श्री माता जी की शक्तियों को समझते नहीं है, बकवास करते हैं एकदम, अजीब अजीब बातें करते हैं। पूरा फोकस उस पे। और एक हमें, मिनट में, हाँ,
आपको अनम्यूट करना होगा। आप अनम्यूट करिए। पूरा फोकस सबसे पहले मां आदिशक्ति पे। और कहां पर? शस्त्रार पे नहीं, सोर्स पे। बियॉन्ड, बियॉन्ड यूनिवर्स। पूरा अपना फोकस, अटेंशन ऑन अवेयरनेस का बियॉन्ड यूनिवर्स, सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन, श्री पार ब्रह्म परमेश्वर एवं श्री पार ब्रह्म परमेश्वरी। बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी को एक्नॉलेज करना है। और इस कनेक्टिविटी से जो एनर्जी हम रियलाइज कर रहे हैं, उसे उधर से ही, सोर्स से ही चैनलाइज करना है उस देश की तरफ जहां से हथियार हमारी तरफ, अस्त्र शस्त्र हमारी तरफ आ रहे हैं। उनके सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस एनर्जी को महसूस करना है कि श्री पार ब्रह्म के स्थान से वो एनर्जी सीधी वहां जा रही है, उन हथियारों के सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चाहे उनके कोई भी प्लेन हो, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, बॉम्ब हो, कोई भी चीज। 1.5-2 मिनट तक इसी फीलिंग में रहेंगे। एक ग्राफ आपके सामने तैयार करते हैं। अपना सिस्टम, सेस्ट्रल सेंट्रल हार्ट, और हमारी चेतना श्री पार ब्रह्म के स्थान पर, और उस श्री पार ब्रह्म के स्थान से इस एनर्जी का चैनलाइजेशन। इस प्रोसेस को ऐसे समझिए, हमारी शुद्ध इच्छा हमारे हृदय से श्री पार ब्रह्म तक पहुंच रही है, और इस शुद्ध इच्छा की कार्यान्वयन हमारी चेतना के माध्यम से उनकी हनन शक्तियों के द्वारा घटित हो रहा है उस देश में जहां से ये हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम अपने स्थान से एक सैटेलाइट को, एक सैटेलाइट का संचालन कर रहे हैं, जिस सैटेलाइट पर बहुत सारी विध्वंसक शक्तियां उपस्थित हैं, और इन विध्वंसक शक्तियों का इस्तेमाल हम उन सारी वेपनरीज के लिए,
उनके सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इस स्पीच में आप महसूस कर रहे होंगे बहुत इंटेंस एनर्जी, सेंट्रल हार्ट, सहस्त्रार, विशुद्धि, हमसा, और एक खिंचाव सोर्स तक। एक फेज पूरा हुआ। अब बताइए कैसा महसूस किया आपने? अभी दूसरे फेज में जाना है। पहला ये फेज था अटैकिंग फेज, और सेकंड स्टेज में हम रखेंगे डिफेंसिव फेज को, लेकिन उससे बीच में बातचीत करते हैं। कैसा महसूस किया? राइट हार्ट में बहुत तेज पेन आया भैया, बहुत तेज, हम्म। जैसे तीर की तरह आया राइट हार्ट में। हम्म। बहुत तेज पेन आया तीर की तरह। हम्म। बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त, जैसे लग रहा था कि तीर आ गया, बिल्कुल तीर आगे चुभा है। किसी पर्टिकुलर चीज पे आपका फोकस होगा जिसका रिफ्लेक्स आया है। और अच्छा। और अनुभव? भैया जितना हम लोग फाइटिंग मोड पे थे उतनी एनर्जी और इंटेंस हो रही थी, और भी एग्जैक्टली, ज्यादा। मल्टीप्लाई हो रही थी इंटेंसिटी इसकी। यस। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल। और इवन एक अंदर ना एक सेटिस्फेक्शन आ रहा था, और ये विनिंग जैसा भी फील हो रहा था कि हम उस चीज को, जो नेगेटिविटी उसको ध्वस्त कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और किसी का अनुभव? एक स्ट्रॉन्ग शील्ड, जैसे माँ की ऊर्जा की जैसी लेजर रेज होती है, वैसा हम्म। पूरा प्रोटेक्ट कर रही थी हम्म। अनंत तक पूरा। हम्म। और ऐसा लग रहा था सेंट्रल हार्ट की ही अग्नि से वो सैटेलाइट लॉन्च हुई है। इतनी जबरदस्त पावर आई उसको लॉन्च करने के लिए। वो सैटेलाइट ने हमें लॉन्च किया है, हमने उसे लॉन्च नहीं किया। पार ब्रह्म परमेश्वर की बात कर रहे हैं हम, सैटेलाइट के रूप में। उसे हमने थोड़ी लॉन्च किया है, हम लॉन्च हुए हैं उनसे। और भैया एनर्जी की तीव्रता तो बहुत थी। और एग्जैक्ट। जैसे उस एरिया पे, इस एरिया पे जो पार ब्रह्म परमेश्वर से एनर्जी की जो तीव्रता वहां पे प्रवाहित की, तो ऐसे लग रहा था जैसे पांचों एलिमेंट काम कर रहे हैं। हम्म। मैं आपसे ऐसा महसूस हुआ इसलिए ही कि पूछ रहा हूं आपके अनुभव, क्योंकि सबका अवेयरनेस का स्टेटस अलग अलग है। तो उसमें एक भिन्नता आप सबके अंदर नजर आएगी कि क्या क्या अलग हुआ। और बताइए, शेयर कीजिए। और एक, जब कनेक्ट कर रहे थे तो सेंट्रल आर्ट सहस्त्रार से बहुत जबरदस्त कनेक्शन परमेश्वरी के साथ हो रहा था। बहुत जबरदस्त एनर्जी
का वो कम्युनिकेशन हो रहा था, और वहां से उसके बाद वो एनर्जी वहां जा रही थी, और बीच में ऐसा लगा कि जैसे कुछ क्षण के लिए ब्लैकआउट हो गया है, इस तरह का भी फील हुआ। हम्म एकदम से बीच में ऐसा हुआ, और फिर दोबारा से वो शुरू हो गया वो एनर्जी का कनेक्शन। जो ब्लैकआउट हुआ ना, वो कुछ सेकंड के लिए जो ब्लैकआउट है उसको ऐसे समझिए जैसे डिवाइन ने अपने हिसाब से कर लिया काम, उसे हम एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। हम्म। ऐसे समझिए भाई, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ कर दिया, अब उसे हमारा सिस्टम एक्नॉलेज नहीं कर सकता। तो वो ब्लैकआउट का मतलब वो यही होता है। ऐसे में यूजुअली हम एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, लेकिन सडनली बीच में ऐसा पॉज आया कि ये तो पता नहीं क्या हुआ। तो वो उन्होंने अपने तरीके से हैंडल किया इस चीज को। विल हम लोगों की है, हैंडलिंग उनकी है, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप इस चीज को भी महसूस कर रहे हैं कि पहले हमारी एक विल एनर्जी के फॉर्म में वहां तक गई, और वहां से जो शूट आउट शुरू हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं हम। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक मिसाइल आ रही है, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे ब्लास्ट कर दिया, तो कुछ देर के लिए क्या हो जाता है? गायब सब कुछ। इसको ऐसे समझाया जा सकता है। ठीक है, एक फेज पूरा हुआ। और बताइए, अभी तो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस हैं अभी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारा कनेक्शन हो रहा था तो श्री माता जी से बहुत ही स्ट्रांग प्रेम की शक्ति एक शील्ड की तरह बीच में आ गई, दीवार की तरह, जिसने सिर्फ न्यूट्रलाइज किया है उन सारी नकारात्मकता को। और सफरिंग नहीं है दोनों तरफ, दोनों तरफ प्रोटेक्शन दे रही हैं और न्यूट्रलाइज कर रही हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि श्री माता जी की प्रेम की शक्ति बीच में आ रही है एज अ वही शील्ड। वही तो सारा काम करती है। और डिस्ट्रॉय करना हो तो डिस्ट्रॉय करती है, और बचाना हो तो बचाती है। ये उनकी इंडिपेंडेंट पावर है। और बताइए बहन, बताते रहिए, बीच में मैंने इंटरप्ट किया है। भैया मैं भी बोलना चाहती हूँ। हम्म, बोलो बोलो। जी भैया, जब मैंने पहला गैस आग का गोला देखा तब भय हुआ, डर लगा। उसके बाद मैं माँ के आगे बैठ गई। हृदय सहस्त्रार में इतनी तीव्रता से खिंचाव हुआ, कोई भय नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। इतनी माँ की कृपा मिल रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। थोड़ा डर है, लाइट बिल्कुल नहीं है हमारी तरफ, सब बंद है, कुछ नहीं। लेकिन माँ हृदय और सहस्त्रार पे अपना प्रेम इतना बरसा रही है, और इतना अच्छा लगा ये सब करने के बाद। मुझे थोड़ी हीट आई भैया उस टाइम पे। वो हीट इसलिए आ गई थी, आपके डर के कारण आई है हीट, फियर। वो आप अपनी आंखों से देखा ना भैया, अपनी आंखों से देखिए। हाँ, हम वो मेरे तो स्वाभाविक है ना। 150 किलोमीटर, मतलब 150 मील क्या बोलते हैं, हीटर। मतलब 150 मीटर का ही था गैप जहाँ पे मेरा बेटा आर्मी स्कूल पढ़ता है। सबसे पहला आर्मी स्कूल में अटैक हुआ, उसके बाद इन्होंने बत्रा हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, चारों तरफ से इनके कोई 10 मिसाइल्स आए हैं भैया। अभी हमें कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा ना वो चल रहा है। शुक्र है वाईफाई का चलना शुरू हो गया नेट। कुछ पता नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इतनी सारी, इतनी स्ट्रांग बॉम्बिंग हुई है, मिसाइल ही होगी, इतनी बॉम्ब तो नहीं हो सकते। या फिर इतना ज्यादा पर। या फिर उससे होते हैं ना, जी। एरोप्लेन से किए जाते हैं फायर, वो भी बॉम्ब ही होते हैं। कोई नहीं, लेकिन आप हृदय हृदय सहस्त्र में सहस्त्रार पे कनेक्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होइए। बहुत इतना आनंद की स्थिति है, इतनी आनंद की, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। कोई भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। श्री माता जी जैसे आपकी इच्छा, हम बहुत आनंद में हैं, आपका प्यार मिल रहा है बस। आज का आपका सेशन भी यूनिक होगा। आप देख लो, बॉम्ब के बीच में चल रहा है सेशन, है क्यों सही कहा नहीं? भैया। और ये मतलब बिल्कुल अभी हो रहा है, इधर गिर गया उधर गिर गया, और ये हमारा सेशन चल। अभी 5 मिनट पहले फिर से ठाठा शुरू हो गया। इन्होंने लाइट दी थी, लाइट आई है, और फिर से शुरू हो गया, लाइट बंद हो गई। फिर पूरा जम्मू डिवीजन में लाइट बंद है बिल्कुल। भाई लाइट जलते ही उनका फायर आएगा ना। भाई हथियार तो उनके लाइट जैसे आई, पास है। ऑन हुई, फायर आना शुरू हो गया। वो तो आएगा ही आएगा। उनके पास भी तो ड्रोन है, उनके पास सारी चीजें हैं, उनके पास चाइना ने इतना सामान दे रखा है।
अगर अमेरिका ने हेल्प बंद कर दी थी 2-3 साल पहले, तो चाइना देने शुरू कर दिया। क्योंकि जी भैया। इनका कंट्री जो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारे लोग चाहते हैं हमारा बेस बन जाए पाकिस्तान में। सारे लोग यही चाह रहे हैं। और चाइना तो वहां जा ही ओके। चुका है, अपना बेस ऑलरेडी बना ही लिया है उसने। और चाइना का एक षड्यंत्र चल रहा है कि पाकिस्तान को इतना कर्जे में डुबो दो कि इसकी सारा प्रशासन, सारी इकोनॉमी हम ही चलाएं। ये उनका षड्यंत्र पहले से ही है। और देखो, ओके। इस नालायक जो सत्ता है हमारे देश की, उसने चाइना की इस साजिश को हमारे देश में भी कामयाब किया है। इस नालायक सत्ता ने कैसे? इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होकर इतना इंपोर्ट बिल्कुल कर बिल्कुल। रहे हैं, इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दो महा बड़े लुच्चे व्यापारी है ना, इतना इंपोर्ट करते हैं, और उसको ये सत्ता रोकती नहीं, क्योंकि इनके दोस्त हैं। बहुत ही निम्न लोग हैं आज की तारीख में सत्ता में। हमारे देश को पूरा गुलाम बनाने की साजिश है इनकी, हर तरीके से। पाकिस्तान तो वैसे गुलाम बन रहा है, यहां हम इकोनॉमिकली गुलाम बनते जा रहे हैं। आज भारत के बिल्कुल। अंदर कोई भी सामान अपने यहाँ बन नहीं रहा है ढंग का, सब चाइना से आ रहा है। और इस नालायक सत्ता का काम है ये, जिसने ये हरकतें करी हैं। हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस सत्ता ने। खैर, कामयाब तो नहीं हो पाएंगे, परेशानी उठानी पड़ेगी। माँ का 1526 प्रेम। में 1526 में मुगल बाबर बाबर का राज शुरू हुआ, जो 1857 तक चला। बहादुर शाह जफर लास्ट राजा था, उसको अंग्रेजों ने उतार दिया। 1857 में अंग्रेजों का राज जैसे ही शुरू हुआ, मंगल पांडे ने उसी साल से विद्रोह शुरू कर दिया। और 47 तक 90 साल विद्रोह चला। बहुत से मूर्ख लोग ये कहते हैं 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। झूठ है। बहुत से लोग कहते हैं मुगलों ने 700 साल किया। एकदम झूठ है। अभी फिलहाल मैंने काफी सारी स्क्रॉलिंग की थी, दुनिया भर के सोर्स ढूंढे, तो 300 साल, 332 साल मुगलों का राज था, और 90 साल अंग्रेजों का राज था केवल, मात्र। और हमारे शूरवीरों का देखो, अंग्रेजों के आते ही उन्होंने विरोध शुरू कर दिया था। अंग्रेजों के कब्जा लेते ही संघर्ष शुरू हो गया था। और अब ये महानालायक लोग वर्तमान सत्ता में मौजूद हैं, जो ये इकोनॉमिकली गुलाम बनाने में पूरी ताकत लगा रखी है इन्होंने। सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी इन्होंने, छोटी 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 सारी इंडस्ट्री, इसी चक्कर में। और कर्जा, पाकिस्तान से भी बुरा हाल है हमारा। इतना कर्जा ले लिया है हमारे ऊपर, 210 लाख करोड़ का कर्जा। बहुत दुखद है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। और किन लोगों के कारण हुआ है? ऐसी नालायक सत्ता का जो सहयोग करते हैं, उन नालायक लोगों के कारण ऐसा हुआ है। क्लियर बोल रहा हूं, कोई डर नहीं मुझे किसी बिल, चीज का। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, उन्हीं के हाँ। कारण हुआ है ये। हाँ, और भैया आज जो सिचुएशन बनी है वो भी इसलिए हुआ है कि इन्हीं इन की है। लोगों ने टेररिस्ट वो को भी पाला इन्हीं की है। देन है, वो भी इन्हीं की देन है। हाँ, इन लोगों ने टेररिस्ट को पाला है ये बोल के कि टेररिज्म तो खत्म हो गया, हमने तो जीरो वो टेररिस्ट कर दिया है। मैंने ये एक कितनी वीडियो शेयर गलत की न्यूज थी ना इन्होंने आज। किया। मैंने हाँ एक जी, वीडियो शेयर वो की थी। देखी भैया। हाँ, वो पूरी देखी थी मैंने क्या भैया। गजब का एनालिसिस था उस पत्रकार का, हैट्स ऑफ। जबरदस्त। उस पत्रकार के लिए ये वाकई सैल्यूट करने का दिल करता है। वो डीप इंफॉर्मेशन उसने दी है, जो किसी किसी जगह से आपको नहीं मिलने की। किसी ने नहीं दिया। हाँ। हाँ। लेकिन कोई नहीं, श्रीमाता की शक्तियां, हम चाहे बहुत थोड़े से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनके लिए बहुत है। इन शक्तियों को चैनलाइज लगातार करते रहिए। आप ऐसा सोचिए कि सोते सोते भी आप चैनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हाई टाइम है। मानवता को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना, बचे या ना बचे, हम मां आदि शक्ति के सामने निकम्मे और नकारा साबित ना हो। मां आदि शक्ति ये कहती है, बेटा सारी चीजों से इक्विप्ड किया मैंने तुमने, तुम तो अपनी टुच्ची सी चीजों में ही लगे रह गए, पूरी जीवन तुमने उसी में निकाल दिया। ये ना कह पाए वो। जितने भी लोग हैं, जितने भी सिंसियरली डेडिकेटेड हैं, उन उनके लिए काफी है, सीधी बात है।
मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, सीमाताई ने कहा था, अरे 7 लोग ही मिल जाएं ऐसे, 7 ओनली, तब भी बहुत से कार्य हो जाएंगे, तब भी ये राक्षसी और शैतानी शक्तियां काबिज नहीं हो पाएंगी। बहुत भैया दुख है। लास्ट के सेशन में आपने हम सबको पुंज बना के वो बोला था करके, तो ऐसे ही लग रहा है कि अब वैसे ही काम आज करना वही, है हम लोगों को। आज उसी स्थिति में से हमने काम किया है, याद करो। काम किया। उससे हाँ जी बिल्कुल। ये उसी की एक्सटेंशन समझो। एक्सटेंशन था। और इसमें भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था, अपने आप हो रहा था वो। एफर्ट अब लगेगा ही नहीं, इतने सालों से इसी चीज की तो प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। हम्म। 400 सेशन तक तो लगातार प्रैक्टिस हुई है। बिल्कुल। 400 सेशन कम थोड़ी होते हैं। हम नहीं। 400 घंटे भी मान लें, 400 घंटे बहुत होते हैं। हम्म। जो ये फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं घंटों से ही जाने जाते हैं, कितने घंटे उड़ाया प्लेन, चाहे वो सिविल एविएशन हो चाहे वो इधर फोर्सेस हो। आज के हिसाब से माना जाता है कि आपकी एक्सपर्टीज आवर्स के हिसाब से है। तो 400 घंटे तक का तो आप लोगों ने काम किया है मिनिमम। 400 प्लस ही है। 10-15 मिनट पालतू भी तो होते थे हर बार, हर उसमें एक सेशन में। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमें बहुत सिंसियरली इस चीज को समझना होगा, वरना हमारा देश तो खत्म वाले होने के कगार पे पहुंच चुका है। पर श्रीमाता जी की अनुकंपा रही तो ये खत्म नहीं होने देंगे। हमारी शुद्ध इच्छा है उस पावन धरा को बचाने की, जहां इतने बड़े बड़े अवतारों ने जन्म लिया, जहां इतने बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया, सदगुरु आए। ऐसे कैसे नष्ट हो जाएगी धरा? 300 साल मुगलों का गुलाम बनने के बावजूद भी हमारे शूरवीरों ने अंग्रेजों को 90 साल के अंदर खदेड़ दिया था। और मुगल काल में भी लास्ट के 100-125 साल तो संघर्ष में ही गए हैं। मुगलों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। हमारे राजा हुए रंजीत सिंह जी, उन्होंने इतने युद्ध लड़े। उसके बाद हरि सिंह नलुआ जी हुए, उन्होंने कितने युद्ध लड़े मुगलों से। गुरु गोविंद सिंह जी, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ये चैन से नहीं रहने दिया किसी को। शिवाजी महाराज शिवाजी। है। शिवाजी महाराज। हाँ, मैं कह रहा हूँ शिवाजी महाराज ने भी पूरे इतने, तो कोई बात नहीं। अब श्री माता जी हमसे उम्मीद करती हैं, भाई तुम्हें तो हथियार गोली बारूद कुछ चलाना ही नहीं बाहर से, सारी चीज तुम्हारे सिस्टम में डाल के छोड़ दी है मैंने, बस तुम्हें फोकस करना है खाली। अभी आपने देखा कितनी इंटेंस एनर्जी आ रही थी। और आप लोगों ने कभी भी मेडिटेट किया होगा, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी कभी नहीं फील हुई होगी जितनी अभी महसूस हुई थी। बहुत स्ट्रांग, क्योंकि पर्पस है ना उसका एक, सिवाय ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, जिनके लिए अवतार आते रहे लगातार। और मानव अगर उनमें से कुछ लोग इस प्रकार की इच्छा को लेकर कनेक्टेड स्टेट में अगर रहते हैं तो शक्तियां सक्रिय होती होती हैं। चलिए अब दूसरे फेज की तरफ चलते हैं। पहला फेज था अटैकिंग। अब दूसरे फेज में हम एक शील्ड डेवलप करेंगे, शील्ड जो समझ लीजिए अंतरिक्ष तक काम करेगी। धरती से लेकर जो बॉर्डर है हमारा पूरा, पूरे भारत के जो भी बॉर्डर है, चाहे वो चाइना के साइड के हों चाहे वो पाकिस्तान के साइड के हों, कहीं के भी हों बॉर्डर, समुंदर के बॉर्डर हों, उन सब को हमारा फोकस उसको शील्ड करने का है। लेकिन होगा काम वहीं से ही। अवेयरनेस को वहां पे टिका दो परमानेंट, अवेयरनेस को वहीं टिका के रखो। और वहां से पूरी जो हमारी बॉर्डरिंग है और बॉर्डर की शील्डिंग है, वहां से 1.5-2 मिनट के लिए हम अपने जो भी हमें समझ है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं, जैसी भी समझ आपको हो, इस पूरे सिस्टम को शील्ड करना है। पूरे अपने देश के बॉर्डर को पूरा शील्डिंग, अंतरिक्ष तक की।
छोटी मोटी भी नहीं, क्योंकि किसी का भी कोई सैटेलाइट कोई नालायकी दिखाने की कोशिश करे तो ना दिखा पाए। रहेंगे हम श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की गोद में, वहीं से ही कार्य होना है ये। हमारी एनर्जी बॉडी स्थूल बॉडी को छोड़कर उन्हीं की गोद में बैठी हुई महसूस हो, आकार रहित एनर्जी बॉडी। और इसी एनर्जी बॉडी से कार्य होना है, उनकी शक्तियों को ग्रहण करते करते।